So we'll start with chemistry. So the syllabus for chemistry is basically ये है syllabus for chemistry. ठीक है, chemical equation and reaction, acid bases and salts, periodic table, carbon and allotropes, metals, non-metal, atomic structure, solid liquid gases. ठीक है, properties of mixtures and compounds and important chemical substances. ठीक है ना, ये सेम सिलेबस जो है सीडीएस का भी है, सेम सिलेबस जो है एनडीए का भी है. ठीक है ना, एफ कैट में उतना नहीं आता है, एफ कैट में इनफैक्ट साइंस ही ज्यादा नहीं आता है. एक आध क्वेश्चन कभी ग्रेफाइट वगैरह के ऊपर पूछ लेते हैं. ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और कुछ भी एक और दे देंगे. ठीक है ना, इस तरीके से जो ग्रेफाइट हो गया. सो ऐसे छोटे मोटे एक आध एफ कैट में आते हैं, बट मेनली केमिस्ट्री का जो मेन सिलेबस है वो एनडीए और सीडीएस में आता है. ठीक है ना, और दोनों में सेम ही सिलेबस है. सो विल स्टार्ट विथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. टू मेनी थिंग्स टू नो ओवर हियर. ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस लगता तो यार क्या सर बच्चों वाला चीज है. ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट, विल कम टू नो टुडे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. सो वी आर स्टार्टिंग विथ फिजिकल केमिस्ट्री. सो इन फिजिकल केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैटर. मैटर के बारे में पढ़ना है. ठीक है, सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज स्पेस, that occupies space basically and has mass. So occupies space and has mass. So basically any substance that is occupying some space and has some mass is called as or considered as matter. ठीक है, तो अपने आसपास हर चीज देख लो. ठीक है ना, आप कहीं पे बैठे होंगे, so you must be sitting on a chair or whatever you are sitting on. ठीक है, so you are occupying some space on that chair, that means you are occupying space. Also you are having some mass. ठीक है ना, आपका कुछ तो मास होगा, 70 kg, 60 kg, 55 kg, 40 kg, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा. दैट मीन्स यू योर सेल्फ इज अ मैटर एज वेल. ठीक है, फिर आसपास जो भी है, योर मोबाइल फोन और योर लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो मैटर बेसिकली, दैट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. ठीक है ना, एंड ऑल्सो इट इज हैविंग सम मास. ठीक है, सो एनीथिंग अराउंड अस दैट यू आर सीइंग, ठीक है, जो आपके नजरों में दिख रहा है, ठीक है, हर चीज ने जो है स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और हर चीज का कुछ ना कुछ मास तो पक्का आएगा. ठीक है, वो चीज जो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, जैसे कि हवा, एयर, क्या ये मैटर है? इज दिस मैटर? Yes, so air is also matter. How can we prove this? Just take a balloon. एक बलून ले दो. ये जो बलून है फिलहाल क्या है कि ये पिचका हुआ है. ठीक है, यस, ये जो बलून है ये फिलहाल पिचका हुआ है. इसका आप जो है मास भी निकाल लो. ठीक है, इसको जो है वेट मशीन पे रख लो, कुछ तो आएगा, 0.8 आ गया मान लो, 0.8 ग्राम्स. ठीक है, अब इसको जो है हम लोग फुला लेते हैं. जब हम फुलाएंगे तो ये बलून बड़ा हो जाएगा ऐसे. सो इसके अंदर क्या है? व्हाट इज इट फिल्ड विथ? एयर भरा हुआ है इसमें. तो इसका मतलब एयर ने, ये जो है जब बिना एयर का था तो ये पूरा एकदम पिचका हुआ था. अब एयर ने इसके अंदर जो है स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, तब ये फूल गया. दैट मीन्स इट ऑक्यूपाई स्पेस. ऑल्सो इसको दोबारा से जो है वेट कर लो, तो ये 0.9 ग्राम्स हो गया मान लो. तो ये 0.8 से 0.9 जो हुआ है, भले ही 0.1 ग्राम्स का इंक्रीज है, लेकिन है तो. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हैविंग सम मास, राइट? So is it a matter? Yes, very good. कल जो मैंने आपको बातें बताई थी, ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था, ये 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, ये सब आप लोगों को याद है? डू यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स? अरे बताओ. यस, ओके. दैट मीन्स दैट मीन्स
you are having the ability of remembrance. ठीक है, आपके अंदर जो है रिमेम्बरेंस है. तो ये जो एबिलिटी है रिमेम्बरेंस की, क्या ये मैटर है? नहीं ना. सो दिस इज नॉट मैटर. सिमिलरली एबिलिटी टू स्मेल, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मैटर. ओके, तो स्मेल करने की एबिलिटी भी मैटर नहीं है. बट किसी सब्सटेंस की जो स्मेल है, ठीक है, जैसे मान लो परफ्यूम है, मैंने परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, पूरे रूम में जो है उसकी जो खुशबू है वो फैल गई, तो क्या वो मैटर होगी? यस, स्मेल ऑफ परफ्यूम विल बी अ मैटर. तो द एबिलिटी टू स्मेल इज नॉट अ मैटर, बट स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस लाइक परफ्यूम हो सकता है, ठीक है ना, अगरबत्ती का जो है, अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस आता है वो हो सकता है, ठीक है. उसके बाद आप पूरे दिन स्कूल करने के बाद जब आप अपना जूता उतारते हो, उसका फ्रेग्रेंस हो सकता है, ठीक है. सो एनीथिंग, स्मेल ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली मैटर. व्हाई? बिकॉज ये जो स्मेल आ रहा है, आपको परफ्यूम का एग्जांपल ले लेते हैं. तो परफ्यूम जो है एक बॉटल में कंटेंट है ना, इसमें एक लिक्विडिफाइड वे में है. जब आप इसको स्प्रे करोगे, व्हेन यू स्प्रे दिस, तो ये जो है इसका जो अंदर का जो गैस है वो आपके पार्टिकल ऑफ एयर के साथ जो है डिफ्यूज हो जाएगा. ये ब्लू वाले जो है पार्टिकल ऑफ एयर है, और ये जो रेड वाले है वो परफ्यूम से निकला हुआ है. सो इट इज बेसिकली सिमिलर लाइक दैट ऑफ एयर. एयर के जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ तो डिफ्यूज हो गया, है ना. तो अगर एयर मैटर हो सकता है, तो ये जो परफ्यूम के अंदर से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स है, ये भी तो मैटर ही होंगे. और किसी भी सब्सटेंसेस से जिसको आपका स्मेल मिल रहा है, ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस हो जिसकी स्मेल आपको जो है दूर तक आ रही है, तो स्मेल का मतलब क्या हो रहा है कि देर आर सर्टन मॉलिक्यूल्स विच इज गेटिंग डिफ्यूज्ड इन द एयर, बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग स्मेल. बट अगर सिर्फ स्मेल लिखा होगा कहीं पे, तो वो मैटर नहीं है, उसको आप एबिलिटी काउंट करो, ठीक है. लेकिन स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ जो है इंसेंस स्टिक, ठीक है, स्मेल ऑफ एनीथिंग, स्मेल ऑफ अ फ्लावर पेटल, ये सारे जो चीजें होंगे, इन सब के स्मेल जो है मैटर है. हमारी बात समझ में? ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये यूपीएससी के सीएसई में आया था, सिविल सर्विस एग्जाम में, ठीक है. बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है. उसमें उन लोगों ने कुछ चीजें दे दिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, ठीक है ना. तो उसमें 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था, कुछ कुछ था. टू ऑफ द ऑप्शंस हैड, एक में था स्मेल और एक में था स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है. और उसके बाद नीचे जो है ऐसे ऑप्शन थे, ए में 1 and 3 ओनली, बी में 2 and 4 ओनली, ठीक है ना, सी में जो है 1, 2 and 4 ओनली, ऐसे टाइप के ऑप्शंस थे, ठीक है. तो अब क्या है कि जिसको ये कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं थी, उसने बोला यार ये भी स्मेल है, ये भी स्मेल है. अब देखो कई बार आंसर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला भी लग रहा है ये भी नहीं होगा, हाँ ये लग रहा है कि हो सकता है. व्हाट वी स्टार्ट डूइंग, वी स्टार्ट एलिमिनेशन मेथड. सो इस एग्जाम में ज्यादा लोगों ने एलिमिनेट किया. सो एलिमिनेट किया तो ये 2 वाला अगर काटा तो साथ में 4 भी काट दिया, अगर ये स्मेल है तो ये भी स्मेल है, दोनों काट देंगे. यही बात समझ में? पहले ये दोनों कौन से ऑप्शन है, ए, चलो ए हो गया हमारा आंसर. सो दिस इज हाउ पीपल डिड. समझ आ रही बात, क्यों इतना मैं डीप में घुस रहा हूँ इसमें? ये ऑलरेडी यूपीएससी कर चुकी है, ठीक है. कंसेप्ट क्लियर है? तो अगर सिर्फ स्मेल लिखा है, अगर सिर्फ स्मेल लिखा है, तो कंसिडर दैट इज बीइंग टेकन एज एन एबिलिटी. तो एबिलिटी वाले जो भी चीज है वो सब मैटर नहीं है. स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस, परफ्यूम दिया हो, अगरबत्ती दिया हो, इंसेंस स्टिक दिया हो, वॉट एवर इज गिवन टू यू, ठीक है, स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस इज बेसिकली अ मैटर. कोई डाउट किसी को इधर? तो ये जो मैटर है, ये किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट?
It is made up of tiny particles called as atoms. So एटम के बारे में हमारे मॉडर्न एरा में आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एटम्स जो है, एटम्स के बारे में जो है डाल्टन ने बताया था, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, राइट। जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा होगा आपने, डाल्टन्स थियरी, डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, यस। सो हु हैड गिवन द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स और हु हैड डिस्कवर्ड एटम्स? तो इट इज नॉट डाल्टन, ये डाल्टन नहीं था। तो डिस्कवर किया किसने था? एक इंडियन थे, ठीक है, जिनका नाम था महर्षि कनड, ठीक है, इनका नाम क्या था? महर्षि कनड। सो जो महर्षि कनड थे, महर्षि कनड ने ले लिया था एक गोल्ड ब्रिक, बहुत पैसा था, पैसा तो ठीक है, जिसके पास पैसा है वो भी सोने को नहीं तोड़ता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हथौड़ा लेकर, हथौड़ा या जो भी लिया था, उसको लेकर इस गोल्ड ब्रिक को कंटिन्यूअसली तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। सबसे पहले बताओ, ये मैटर है? इज दिस गोल्ड ब्रिक का मैटर? यस, इट इज अ मैटर, है ना। तो इस मैटर को जो है ये कंटिन्यूअसली तोड़ते रहे, तब तक तोड़े जब तक इसका सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल नहीं आ गया। ये ऐसा पार्टिकल जिसको आगे फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है ना। ही broke down this matter up to that level where a single particle was left which was not broken down any further. So that particle he named as परमाणु, ठीक है ना। इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु, और आज हम लोग इसी परमाणु को एटम कहते हैं। परमाणु बम नहीं बोलते एटम बम को, बेसिकली परमाणु इज नथिंग बट एटम, क्लियर है। और इसके बाद ये तो एटम्स निकाले इन्होंने, ठीक है, सबसे छोटा पार्ट। उसके बाद किस साल में होता है? 600 बीसी में हुआ था ये, ठीक है, 600 बीसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो महर्षि कनड के बाद महर्षि कटपयम आए, कटप्पा नहीं, ठीक है, बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, कटपयम। ये जो महर्षि कटपयम थे, महर्षि कटपयम ने बहुत सारे एटम्स को जोड़ा, बहुत सारे एटम्स को जोड़कर उन्होंने डिस्कवर किया मॉलिक्यूल्स। मैनी मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म मैटर। समझ आ रही है चीज? सो मैनी मॉलिक्यूल्स वेर सम्ड अप टुगेदर टू फॉर्म मैटर। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सबसे पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles called atom और atoms, ठीक है। ये चीज तो महर्षि कनड ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। सो दिस वी ऑलरेडी नो। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट particles of matter particles of matter has space between them, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करें? विल टेक अ ग्लास, ठीक है, in that glass we'll fill this with water, then we'll take a spoon, ठीक है, and add some salt to it,
एक चुटकी नमक डाल देना, सिंदूर मत डालना, नमक डाल देना। ठीक है, एक चुटकी नमक डाल दो। तो आपने जब नमक डाला और वो लम्प फॉर्म में नीचे गिरा, ठीक है ना, व्हेन इट फेल डाउन इन अ फॉर्म ऑफ लम्प, व्हाट हैपेंड? जो ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर था, ओरिजिनल लेवल ऑफ वाटर, मान लो वो 50 ml था, जब आपने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालने से जब वो लम्प के फॉर्म में गिरा, मान लो हल्का सा लेवल राइज हुआ, हल्का सा 51 ml बन गया। ठीक है, बिकॉज द सॉल्ट हैज गॉन इन अ फॉर्म ऑफ लम्प। फिर आपने इसको जो है अच्छे से चम्मच से घोल दिया। ठीक है, आपने जो इसको अच्छे से स्टीयर कर दिया। जब आपने स्टीयर कर दिया और ये अच्छे से घुल गया, उस टाइम पे अगर आप वापस से लेवल चेक करो तो ये 51 से दोबारा 50 ml पे आ गया था। If you actually see, that is back to 50 ml. So original water was 50, then you added salt, but still it remains 50. Why? Because यहाँ पे हमारा जो वाटर है, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और इन स्पेस के बीच में आपका जो सॉल्ट है वो यहाँ पे फिट हो गया है। ठीक है, इट हैज गॉट फिट इन बिटवीन द स्पेस हियर। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्ट के बदले पत्थर डालता, ठीक है ना, अगर मैं सॉल्ट के बदले पत्थर डालता, तो पत्थर का जो साइज है उन पार्टिकल्स की गैप्स के साइज से बड़ा होता। अब वो उसके अंदर फिट नहीं बैठता, तब जो है पानी का लेवल बढ़ता। ठीक है ना, तब अगर जो है अगर मैं एक पत्थर डाल दूं तो फिर पानी का लेवल बढ़ता। बट अगर मैं छोटी छोटी चीज डालूं जो कि पानी के ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उसमें फिट बैठ जाए, तो फिर पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो हमारा मेन मोटिव क्या था? हमारा मेन मोटिव ये प्रूव करना था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ज्यादा होता है कम होता है वाली बात नहीं है। हमें प्रूव ये करना है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर जब कोई चीज चले जाता है तो लेवल ऑफ वाटर राइज नहीं करता। तो शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, ऐसे छोटे छोटे चीजें ले लो जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फिट हो जाएंगे। इट विल प्रूव दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर ये चीज? अब इसमें लेकिन 3 क्लॉजेस है, 3 कंडीशंस है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड, तो सॉलिड के बीच में जब मैं स्पेस की बात करूं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होगा या बहुत कम स्पेस होगा? बहुत कम होगा, है ना, सो इट विल बी लीस्ट। ठीक है, लिक्विड्स के लिए इट विल बी मॉडरेट, एंड फॉर सॉलिड ये गैसेस इट विल बी हाईएस्ट। ठीक है ना, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये तो बचपन से पता होगा। सो लीस्ट स्पेस बिटवीन सॉलिड, so they are very very closely attached to each other। ठीक है ना, जितना गैप मैं बना रहा हूँ उतना गैप भी नहीं है, एकदम ही चिपके हुए। ठीक है, लिक्विड के बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप रहता है, और गैसेस ये तो एकदम आवारागर्दी करते रहते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, थर्ड थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया हमने? हमने जो है एक पतीला लिया, ठीक है, बॉल टाइप, और इसको हमने जो है पानी से भर दिया। ठीक है, वी हैव फिल्ड दिस विथ वाटर। ठीक है ना, इसको मैंने आधा घंटा ऐसे ही रख दिया, उसको मैंने छुआ नहीं, कुछ नहीं किया, एकदम आधा घंटा रख दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस? पानी जो है वो अभी हिल रहा होगा या एकदम स्टेबल हो चुका होगा, एकदम शांत हो चुका होगा? एकदम स्टेबल हो गया होगा। आधे घंटे तक मैंने उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, वो ऐसे ही है, ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, सो इट अपियर्स टू बी वेरी वेरी क्वाइट नाउ, है ना। तो उसके ऊपर अब मैं कुछ भी डालूंगा, इफ आई पुट एनीथिंग, एज द वाटर अंडरनीथ इज नॉट मूविंग, आई वुड एक्सपेक्ट वो हिलना नहीं चाहिए। अगर पानी एकदम स्टेबल है, पानी अंदर से हिल नहीं रहा,
उसके ऊपर मैं कोई भी चीज डाल दूं जो फ्लोट हो रहा है, तो वो भी नहीं हिलना चाहिए, वो ऐसे ही रहना चाहिए स्टिल, बिकॉज पानी भी स्टिल है। ठीक है ना? सो बट ऐसा हुआ नहीं। सो हाउ डिड वी प्रूव दिस? हमने लिया हिबिस्कस, पता है ना आपको, शू फ्लावर, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है ना? ऐसे डंडी निकलती है इसकी, और येलो कलर के जो है इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस। ओके, तो हमने ये येलो कलर के पोलन ग्रेन्स लिए, ठीक है, छोटे छोटे एकदम डॉट डॉट टाइप के, वो पोलन ग्रेन्स लिए, एंड वी स्प्रिंकल्ड ओवर द सरफेस ऑफ दिस वाटर। हमने जो है इसके सरफेस के ऊपर इसको स्प्रिंकल किया। सो व्हाट शुड हैव बीन आवर ऑब्जर्वेशन? हमारे हिसाब से तो ये पानी एकदम स्टिल था, सो ये जो पोलन ग्रेन हमने डाले वो भी एकदम स्टिल होने चाहिए। बट क्या वो एकदम स्टिल दिखे? नहीं, दे वेर मूविंग इन zigzag मैनर लाइक दिस। जैसे ही हमने उसको पानी में डाला, दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट इन zigzag मैनर। ये तो हद है, हमें तो दिख रहा था एकदम शांत पानी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, एकदम zigzag पैटर्न में ये मूव कर रहा है। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं इसको? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड किया था। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे तो केमिस्ट्री में ये ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड है। रॉबर्ट ब्राउन इज ऑल्सो नोन फॉर हिज फाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड सेल। जो सेल्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड किया था। सो रॉबर्ट ब्राउन का यहाँ पे ब्राउनियन मोशन है केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में न्यूक्लियस से रिलेटेड है वो। ही इज द फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे को ये बताओ कि एक बेंच है, ठीक है, इस बेंच पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ये चलो बढ़ा देते हैं, ज्यादा बैठ सकते हैं। 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। छठा जो है एकदम एडजस्ट करके बैठ सकता है, ठीक है, और सातवां जो है किसी के इधर उधर से थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे करके बैठ सकता है। अब इधर 7 लोग ऐसे बैठे हुए, ठीक है ना? सो अब इनके बीच में थोड़ा भी इधर उधर हिलने का स्पेस है क्या? इज देयर एनी स्पेस बिटवीन देम? नो। ठीक है, दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। सो एज दे कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ये ब्राउनियन मोशन, और ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो? सॉलिड। ओके, तो सॉलिड के पास बिल्कुल भी जगह नहीं है मूवमेंट करने की। सो एज दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम, हेंस उनके अंदर ब्राउनियन मोशन ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। यू विल नॉट सी योर टेबल मूविंग अराउंड। रात को जो है आप 3 बजे उठ रहे हो और देख रहे हो कि टेबल ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है, सो दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, राइट, सॉलिड डू नॉट मूव। लिक्विड्स की बात करें, सो लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, ठीक है, जिसके कारण ये हल्का फुल्का मूवमेंट शो कर सकता है। इसका मतलब ब्राउनियन मोशन जो है उसके अंदर दिखेगा मॉडरेट लेवल पे। और सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करेंगे? गैस। एज दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, दे कैन कंफर्टेबली मूव अराउंड। ठीक है ना? तो पहला तो ये समझ में आ गया कि स्पेस रहता तो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, स्पेस है मूवमेंट कर रहे हैं। अब लेट्स से 2 लोग बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में स्पेस है, तो क्या ये ऐसे ही हिलने लग जाते हैं क्या? दोनों के बीच में स्पेस है तो दे आर मूविंग। डज इट हैपन लाइक दैट? नो। सो व्हेन दे मूव, वो कब मूव करेंगे? व्हेन विल दे मूव? व्हेन दे अप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी अप्लाई करेंगे तब वो मूवमेंट शो करेंगे। इफ दे आर यूजिंग सम एनर्जी आउट ऑफ देयर बॉडी, दैट इज द टाइम दे विल यूज सम, या सम फोर्सेस। नहीं, ये तो ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, है ना? तो ह्यूमंस में क्या है कि ह्यूमंस अगर अपने अंदर से एनर्जी यूज करेंगे तो तब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। ठीक है ना? दैट मीन्स सम एनर्जी इज रिक्वायर फॉर दिस मूवमेंट। सिर्फ स्पेस होना ही काफी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है स्पेस है लेकिन वो लोग हिल नहीं रहे, वो एक जगह पे स्टेबल है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब सिर्फ स्पेस होना ही काफी नहीं है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। राइट नाउ if I hold a ball on my in my hand, if I am holding a ball, ठीक है, in my hand, is it having any kind of movement right now? No, because I am just holding it, ठीक है, and I am holding at certain height. I lost it in between. I said that कि क्या स्पेस रहने से ही मूवमेंट होता है? नहीं, मूवमेंट होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। सो अब मैं बात कर रहा था कि मेरे हाथ में एक बॉल है और उसको मैंने एक हाइट पे पकड़ रखा है, ठीक है, ये नीचे के सरफेस से मेरे हाथ के बीच में इतना हाइट है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट मूविंग, इट इज जस्ट स्टेइंग इन माय हैंड। तो इसके अंदर फिलहाल कौन सी एनर्जी होगी? इफ आई एम हैविंग अ बॉल इन माय हैंड, यस इट विल हैव अ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज एट अ हाइट। अगर ये मैं फेंक के किसी को मारू अभी, ठीक है, सो इफ आई जस्ट पुश इट, ठीक है, और थ्रू इट, ठीक है, ओवर समवन, ठीक है, तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी। सो एज इट इज मूविंग, इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी विद इट, राइट। उसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, आपको एक बेंच के ऊपर बिठा दिया, दो लोग बैठे हुए हो, ठीक है ना, और नीचे से जो है किसी ने आग लगा दी है, ठीक है, किसी ने नीचे से क्या कर दी? आग लगा दी, ठीक है, इस बेंच के नीचे, और ये मेटल का है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। हल्का सा गर्म होगा, यू विल स्टार्ट शोइंग सम मूवमेंट, और ज्यादा गर्म होगा, यू विल स्टार्ट शोइंग मोर मूवमेंट, और ज्यादा गर्म होगा तो आप डांस करने लग जाओगे बेंच के ऊपर, राइट। इसका मतलब क्या पता चल रहा है? कि योर मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, वैसे वैसे आपका मूवमेंट लेवल बढ़ रहा है। So can I also say that as temperature increases, the molecules get excited and they show more and more movement? As the temperature rises, the molecules get excited and they also show more and more movement. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस, तो ये चीज याद रखना, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। यस, सो एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नहीं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सो कम बैक टू दिस टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन के लिए व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस ही नहीं है तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म। तो पहला हो गया स्पेस, चलो अब स्पेस दे दिया, ठीक है, स्पेस दे दिया तो अब चाहिए उसको एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दी, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम था, सो विल इट शो मच मूवमेंट? नो। सो along with that we increase the temperature. So these are the factors on which the Brownian motion will depend on. It requires space, it requires kinetic energy, and kinetic energy requires temperature. ठीक है, so these are the factors on which the Brownian motion will depend on. कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट। सो इसके अकॉर्डिंग टू एयर मस्ट ऑलवेज बी वार्मर देन सॉलिड। हाँ, होता है ना। एयर जो है, एयर के मॉलिक्यूल्स मूव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वार्म है, ठीक है, कूल होंगे तो नीचे गिर जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. बट ऐसा हर टाइम नहीं होता ना। देखो, अभी अगर यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है ना, इफ देर इज सम एयर ओवर एयर एंड इट इज इन गैसियस फॉर्म, दैट मीन्स इट इज हैविंग हीट इन इट,
अगर उसके अंदर हीट नहीं होगा तो वेपर फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। देयर इज हीट एनर्जी इन द एयर मॉलिक्यूल्स, इफ इट इज नॉट हैविंग हीट इट विल नॉट लेटेंट हीट, हाँ मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर वो उड़ गया होगा, विद द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इट हैज बिकम अ वेपर, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर हीट है, ठीक है। थोड़ी देर बाद समझेगा ये कंसेप्ट व्हेन वी कम टू लेटेंट हीट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। हॉट पैन, एयर अराउंड इट, देखो ऐसा है कि अभी एयर जो है वो गर्म है, ठीक है। अब उसको और गर्म कर सकते हो, बहुत ज्यादा गर्म कर सकते हो, बट वो मिनिमम एक गर्म है, उसके अंदर गर्मी है, ठीक है ना। वरना जो है अगर उसके अंदर बिल्कुल भी हीट नहीं होगी तो वो एयर बनकर रह ही नहीं पाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। सो जैसे आपका जो स्क्रीन है, ठीक है, लैपटॉप का हो, टैबलेट का हो, कुछ भी, कोई भी स्क्रीन हो, आपके सामने जो भी स्क्रीन है, ठीक है। सो वो जो आप बड़ा सा स्क्रीन देख रहे हो, क्या वो सिंगल एटम से बना हुआ है, मल्टीपल एटम से बना हुआ है? मल्टीपल एटम से बना हुआ है, वेरी गुड। सो एज इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल एटम्स, आर यू सीइंग दोज एटम्स हियर, लाइक दिस, ऐसे 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 दिख रहा है आपको? नहीं, यू आर नॉट एबल टू सी ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दोज एटम्स, राइट? व्हाई? ऐसा कोई आपको पार्टीशन भी दिख रहा है कि चलो ठीक है, एक पार्ट एटम्स, ये दूसरा पार्ट एटम्स, ऐसा तीसरा पार्ट एटम्स, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब, कैन आई से दैट द पार्टिकल्स ऑफ एटम इन द स्क्रीन आर सो वेल अट्रैक्टेड टू ईच अदर, आर सो वेल अट्रैक्टेड टू ईच अदर कि ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन एक यूनिट जैसा दिखने लग जाता है? कैन आई से दैट कि दे आर अट्रैक्टेड इन सच अ वेल मैनर कि इट अपीयर्स टू बी वन सिंगल फ्रेम हियर? ओके, चलो। तो अब आपके सामने मान लो एक पेपर है, ठीक है। मान लो यू आर हैविंग सम पेज, जो कि होना ही चाहिए अभी आपके सामने, ठीक है, यू मस्ट बी टेकिंग डाउन नोट्स। सो इफ आई जस्ट टेयर अ पेपर, ठीक है, इफ आई जस्ट टेयर अ पेपर एंड आई सी दिस पेपर, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस पेपर को देखूं तो इसके अंदर भी लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसे अलग अलग पार्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, ये लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं और पूरा का पूरा एक पेपर बना रहा है ना? ओके, so this is also solid, this is also solid, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, this is also made up of atoms, this is also made up of atoms। इंडिविजुअली पेपर के अंदर जो एटम्स है वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से चिपके हुए, इंडिविजुअली स्क्रीन के अंदर जो एटम्स है वो भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से चिपके हुए, है ना? यस, ओके। नाउ इफ आई टेक दिस पेपर एंड आई ट्राई टू पुट इट ऑन द स्क्रीन, मैंने पेपर लिया और स्क्रीन के ऊपर लगा दिया, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, क्या वो उधर चिपक जाएगा? नो। अरे ऐसे कैसे नहीं, यहाँ पे तो अभी हमने पढ़ा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ना यू सेड कि दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम, सो ये भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। सो इज देयर अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल ऑफ मैटर एंड दिस पार्टिकल ऑफ मैटर? क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है? मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना? आंसर इज यस, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस, ये जो पेज है, एंड देयर इज ऑल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द स्क्रीन, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है पूछा, तो आंसर इज यस, ठीक है ना। नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन इज दैट दिस अट्रैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स, other is called as adhesive force,
कोहेसिव फोर्स होता है सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि स्क्रीन के सारे एटम सेम टाइप के हैं, सो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, और कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। सो दे डू नॉट, मतलब वो एक जैसे दिखने लगेंगे, दे डू नॉट शो सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है ना? ऑल द एटम्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट विथ ईच अदर सो वेल दैट यू विल नॉट कम टू नो कि ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, इतने अच्छे से वो घुल जाते हैं। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ पे जो पेपर है, इसके भी सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो द एटम्स ऑफ पेपर आर ऑफ सिमिलर नेचर, द एटम्स ऑफ स्क्रीन आर ऑफ सिमिलर नेचर। तो इन दोनों के बीच में आपस में कोहेसिव फोर्स रहेगा, पेपर के सारे एटम्स में, स्क्रीन के सारे एटम्स में। बट जब पेपर के एटम्स को मैं स्क्रीन के एटम्स के ऊपर लगाऊं, है तो वो दोनों के दोनों पार्टिकल्स ही, they are both are atoms, they both are particle of matter, so still there is going to be a force of attraction, but this force of attraction will be called as adhesive force, and adhesive force is very very weak, इतना वीक कि वो एक दूसरे के ऊपर चिपक नहीं सकता, they cannot hold on to each other, but are they attracting? Yes. ठीक है, क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं? यस, दे आर अट्रैक्टिंग, यू कैनॉट डिनाई दैट फैक्ट। अरे बात समझ में? लेकिन अब मेरी जिद है कि मेरे को चिपकाने का ही चाहिए। ठीक है, मेरे को चिपकाने का ही है, बिना चिपकाए मैं जाऊंगा ही नहीं इधर से। ठीक है, सो व्हाट कैन यू डू फॉर दैट? सो अप्लाई सम एडेसिव ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। ठीक है, एंड दैट एडेसिव इज बेसिकली फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक। ठीक है, पेपर टेयर करने के बाद क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? वेरी गुड। ठीक है, हाँ, च्युइंग गम। ठीक है, यस, पेपर टेयर करने के बाद क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? देखो, जब कोई चीज सिमिलर हम बोलते हैं, वो सिमिलर तब तक होती है जब वो एक यूनिट है। एक बार आपने तोड़ दिया, वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं, इवन दो सिमिलर नेचर का होगा, बट वो एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। ठीक है, दे आर वन अनटिल एंड अनलेस दे आर इन अ सिंगल फ्रेम। एक बार आपने उसके बीच में दरार पैदा कर दिया, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, तो वो दो अब डिफरेंट यूनिट बन गए, दे बोथ आर नाउ टू डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा मेरे को। ये ना मेरे 8 साल में दूसरे बच्चे ने पूछा, 2-3 साल पहले एक बच्चे ने पूछा था, और अभी इसने पूछा। ठीक है, सो कोहेसिव फोर्स जो होता है, इट इज बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, एडेसिव बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। इसीलिए इफ यू सी दिस फेविकॉल का बॉटल ना, उसको अच्छे से पढ़ना। फेविकॉल जहां पे लिखा है, उसके किसी ना किसी पार्ट में लिखा होगा व्हाइट एडेसिव। सो व्हाट इज इट डूइंग? वो एक्चुअल में कैसे चिपका रहा है? वो चिपका रहा है एडेसिव फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स को बढ़ाकर। एडेसिव फोर्स ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत वीक। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली इस एडेसिव फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, इतना इंक्रीज कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में चिपक जाए। ठीक है ना? सो एडेसिव फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड विच इज वेरी वीक, cohesive forces between similar type of particles and which is very strong. Now in this also, ये cohesive force में भी अभी हमें देखना पड़ेगा solid liquid gases का। क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा होगा cohesive force? यस, so इसमें cohesive force हाईएस्ट होगा, लिक्विड्स में मॉडरेट, और गैसेस में लीस्ट। क्लियर है? ओके okay. चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये मोर और लेस सभी को आना चाहिए। ठीक है, इतनी पढ़ाई तो बचपन से सभी ने की होगी, लेकिन क्या है ना, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन आ रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्या है ना, रिस्क नहीं लेने का।
जैसे अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो इसमें क्या फिक्स रहता है, क्या फिक्स नहीं रहता है? दोनों ही चीज फिक्स रहता है। शेप फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड। शेप और वॉल्यूम दोनों ही इसमें फिक्स्ड है। ठीक है, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। ठीक है, तो अब जैसे कि आपका फोन है, ठीक है, फोन छोड़ो, कोई डब्बा ले लो, ठीक है, टेक एनी डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा, मेटल का डब्बा, जो भी है, उसका जो शेप है, ठीक है, उसका जो शेप है क्या वो चेंज होता है? नहीं। उसके अंदर जो कंटेंट जाएगा, क्या आज जो है आप उसके अंदर जो है 1 लीटर पानी डाल पा रहे हो, कल जो है उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल पा रहे हो, ऐसा होगा? नहीं। उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। If it is a dabba which contains 1 liter of water, tomorrow also it will contain 1 liter of water only. The volume will also not change. It will remain fixed. The space between and the space inside that solid will remain fixed. Liquid की बात करें तो उसका जो shape है, shape not fixed. पर मेटल को हीट किया तो एक्सपेंड होगा, वो तो बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुको। शेप नॉट फिक्स्ड, ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड। नाउ if I take a bottle which is like this and fill it totally, and this water is 1 liter. Now I take another container which is round, ठीक है, from this I pour all the contents into it. तो अब जो है पहले वाले में जब ये ऐसा लंबा था, ठीक है, ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का था, तो अभी इसने कंटेनर का शेप ले लिया रेक्टेंगुलर। अब वहां से इसको जब मैंने सर्कुलर वाले में शिफ्ट किया तो क्या ये 2 लीटर हो जाएगा? Will it become 2 liter in this? No, it will remain as 1 liter. But will the shape be now circular? क्या इसके अंदर शेप सर्कुलर हो जाएगा? अब कंटेनर का शेप ले लेगा ना, तो आंसर इज यस। सो दैट मीन्स इसके अंदर अगर 1 लीटर था तो इसके अंदर भी 1 लीटर ही जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। शेप नॉट फिक्स्ड, क्यों? क्योंकि इसने कंटेनर का शेप ले लिया। पहले जिसमें गया था वो लंबा था, दूसरे वाले में ये गोल था। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि सर सॉलिड में तो जो है इलास्टिसिटी रहती है, ये रहती है, वो रहती है। देखो अगर मैंने बिस्लरी का बॉटल लिया और इसको टेबल पे ऐसे ही रख दिया, क्या इसका शेप चेंज होगा? ऐसे ही रख दिया है मैंने टेबल पे, नहीं होगा। लेकिन इसका जो पानी है, ये टेबल है और इसको मैंने सिर्फ इस पे उलट दिया, ठीक है, मैंने बिस्लरी का जो बॉटल है इसका जो पानी है टेबल पे सिर्फ ऐसे उल्टा कर दिया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू द वाटर, आई हैव जस्ट पुट इट ऑन द टेबल। सो विल इट स्टार्ट फ्लोइंग ऑन इट्स ओन? है ना, मैंने तो सिर्फ ऐसे डाला। तो इसका जो शेप है लिक्विड का, उसको चेंज करने के लिए क्या मैंने कोई फोर्स लगाया? डिड आई अप्लाई एनी फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ दिस लिक्विड? आई जस्ट पोर्ड इट एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग। उसका जो शेप है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था, अपने आप फ्लो जा रहा था। ठीक है ना। तो लिक्विड के शेप को चेंज करने के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर फोर्स नहीं लगाया। बट ऑन द अदर हैंड, अभी जो बॉटल है बिस्लरी का, मैंने सारा पानी डाल दिया इस पे टेबल पे, ठीक है ना, तो उस पे लिखा रहता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज। ठीक है, मैंने सारा पानी निकाल दिया। नाउ आई क्रश्ड इट विथ माई हैंड, सो विल द शेप चेंज? नाउ इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड का शेप का चेंज एंड सॉलिड का शेप का चेंज? यस। इन लिक्विड आई डिड नॉट हैव टू अप्लाई एनी फोर्स फॉर चेंजिंग इट शेप। उसका कुछ पर्टिकुलर शेप था ही नहीं पहले से, ठीक है ना, वो अपने आप ही अपना शेप बदल रहा था। बट सॉलिड के शेप को बदलने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत पड़ी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी। सो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ना तो एक्सटर्नल फोर्स लगे, ना तो एक्सटर्नल हीट लगे, ना तो कुछ लगे। ठीक है ना। वरना तो ऐसे देखा जाए तो फिर रबर बैंड को क्या बोलोगे? लिक्विड। रबर बैंड का तो शेप चेंज होता है, उसको खींचता हूं तो फिर वो तो शेप चेंज कर रहा है।
उसको वापस छोड़ दूंगा तो रेगुलर शेप में आ जाएगा. So why are we calling the rubber band a solid? Because when I am not applying any force, it is not changing its shape. When I am applying some force, then only it is changing a shape, its shape. समझ आ रही बात? Now talking about gases. Gases में क्या फिक्स है क्या फिक्स नहीं है? कुछ भी फिक्स नहीं है. नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम. ठीक है. ये भी जो है कंटेनर के अंदर जाके कंटेनर का शेप ले लेता है और उसके अंदर एक कंटेनर के अंदर आज मान लो मैंने फूंक मारा, ठीक है, उसके अंदर कुछ गैसेस गए, आज मान लो जो है 1,05,49 मॉलिक्यूल्स गए, ठीक है ना. फिर कल को मैंने उस कंटेनर को खाली कर दिया, ठीक है, आई जस्ट ओपन द लिड एंड लेट ऑल द गैस टू गो. अब अगले दिन मैंने फिर से फूंक मारा, ठीक है ना, तो 1,05,52 भी हो सकता है, ठीक है, 549 भी हो सकता है, 542 भी हो सकता है. जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जाएंगी वो फिक्स नहीं होंगी. क्यों नहीं होता वॉल्यूम फिक्स्ड? जब उसके अंदर स्पेस उतना ही है, आज फूक मार रहा हूं और कल फूक मार रहा हूं मैं, डिफरेंस क्यों आ रहा है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू is not making this volume fixed? Why the number of molecules, even though the space is fixed, is not getting fixed here? Number of molecules क्यों चेंज हो रहे बार बार? बताओ. मैंने जो डब्बा लिया वो डब्बा का शेप आज भी उतना ही है, कल भी उतना ही है. दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. सो depending on atmospheric pressure, less intermolecular force, temperature difference, yes, all the above is true. ठीक है, as they are constantly moving. Why are they moving? Because they are having kinetic energy. Why are they having kinetic energy? Because of temperature. Temperature अलग अलग है. जिस दिन टेम्परेचर कम होगा उस दिन इनके मूवमेंट कम हो जाएंगे, उस दिन ज्यादा गैस जाएगा, ठीक है ना. और जिस दिन जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा उस दिन ज्यादा मूवमेंट करेगा इधर उधर, उस दिन कम मॉलिक्यूल जाएगा. समझ में आ रही बात? ओके. अगर मैंने एक डब्बा लिया जिसका शेप ऐसा है, इसको ओपन किया मैंने और इसके अंदर जो है मैंने मोनाको बिस्किट डाले. मोनाको के हिसाब से ये काफी बड़ा था, तो मोनाको के पैकेट में जिस तरीके से वो रखे हुए थे बिस्किट्स, मैंने उसी हिसाब से जो है इसको इसमें डाल दिया. क्या अपने आप ये फैल जाएगा? क्या ये जो है अपने आप फैलकर दोनों तरफ भर देगा इसको? नो. दैट मीन्स if I put any solid in a container, it is not going to fill the container. ये कंटेनर को नहीं भरेगा. लिक्विड की बात करें तो will liquid fill the container? नो. ये बॉटल है, मैंने इसको इतना ही भरा है, ठीक है, तो क्या बाकी भी जादू से भर जाएगा क्या? है नहीं ना. लेकिन अब लिक्विड को हटाओ, रिमूव द लिक्विड एंड ब्लो सम गैस इनटू इट. जो गैस है, क्या वो गैस सिर्फ इतने में खुश रहेगा? विल इट मूव ओनली इन दिस मच? नहीं ना. ये तो पूरा फैलेगा ना ऊपर तक, एंड इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ कंटेनर. सो क्या ऐसा लिक्विड कर रहा था? नहीं. लिक्विड को जितना आपने भरा उसी लेवल तक भरा था, वो ऊपर थोड़ी जाकर भर दिया था. सो कमिंग टू दिस पॉइंट, डू नॉट फिल कंटेनर. ये भी
डू नॉट फिल कंटेनर, ठीक है, एंड दिस फिल्स कंटेनर कंप्लीटली। क्लियर ये चीज? बाकी सारे पॉइंट्स जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम और ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वन पॉइंट इज रिमेनिंग, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कॉन्सेप्ट किसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अब देखो सॉलिड जो है वो ऑलरेडी एकदम क्लोज टू ईच अदर है। अब इसको अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे भी तो क्या ये कंप्रेस हो पाएगा? विल इट गेट कंप्रेस्ड? नो। लिक्विड्स मॉडरेट लेवल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विल बी देयर, थोड़ा बहुत हो जाएगा। और गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाएगा बिकॉज इसके बीच में तो काफी जगह है, सो इट कैन इजीली गेट कंप्रेस्ड। इसके एग्जांपल्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, यस, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे, ठीक है। सो इसका मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर लीस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है, मॉडरेटली कंप्रेसिबल, ठीक है, एंड गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। कोई डाउट? यस, परफ्यूम हो गया, परफ्यूम भी प्रेशर में ही उसको लिक्विफाई करके रखा जाता है। एनी डाउट सो फार? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब वो कितना स्पेस खा रहा है, और मास का मतलब कि वो कितना हैवी है, बराबर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वी आर गोइंग टू चेक कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी। वी आर गोइंग टू चेक दैट, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हम लोग एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको फिक्स कर देते हैं। वन मॉलिक्यूल वेज 20 ग्राम्स मान लो, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कीप 4 मॉलिक्यूल्स हियर, ठीक है ना। तो 4 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, ठीक है। तो ईच 20 ग्राम्स के है, ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव लिमिटेड माय स्पेस। मैंने अपना जो स्पेस है इसको फिक्स कर दिया, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही। अब इतने स्पेस में सॉलिड के 4 पार्टिकल्स एकदम क्लोजली फिट हो गए, तो इस जगह पे कितना मास होगा? 80 ग्राम्स, बिकॉज 4 आर देयर। लिक्विड के लेट से 2 ही फिट हुए या 2.5 फिट हुए मान लो, ठीक है ना, 2.5 फिट हो गए। तो 2 मतलब 40 और हाफ 50 ग्राम्स हो गया, ठीक है। और उतने ही स्पेस में गैस का तो हो सकता है एक ही फिट हो, तो इसका मतलब 20 ग्राम्स हो गया। तो अगर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो मेरा मास किसका ज्यादा दिख रहा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में? सॉलिड का। और यहाँ पे आई होप ये आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डायरेक्टली का मतलब अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, राइट। और इनवर्सली विथ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, वेरी गुड। सो अभी फिलहाल के लिए हमें ये दिखाई दिया कि सॉलिड्स में मास ज्यादा था। सो मास ज्यादा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा होगी। Can I say this? यस, ओके। और इसके अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट किस में रहेगा? गैस। गैस में जो है लीस्ट डेंसिटी रहेगा। ओके, तो ये तो हमने देखा मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेट्स से कि मुझे 4 मॉलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए।
तो 4 मॉलिक्यूल्स के लिए सॉलिड ने सबसे कम वॉल्यूम यूज किया, इतने में ही हो गया। लिक्विड के 4 मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस लगा, और गैसेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेस लगा। सो अभी हमने देखा कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। राइट? ये पॉइंट समझ आ रहा है? सो इन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी हाईएस्ट, डेंसिटी मॉडरेट एंड डेंसिटी लो। लिख सकते हैं ऐसा? क्या हो गया? सो गए क्या? ओके, नाउ फ्लोटेशन। Now if we talk about flotation, what is the principle of flotation? If density is high, then the substance will sink, and if the density is low, then the substance will float. Right? Okay. Now according to this principle, if I consider water, which is liquid, and if I consider ice, which is solid, so ice should have more density and water should have less density as compared to ice. होना चाहिए ऐसा? यस। सो अगर ऐसा है तो फिर रात को जो आप ग्लास में लेकर बैठते हो, ठीक है, और उसमें आप आइस क्यूब्स डालते हो, तो तैरते क्यों है? अरे मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा था, ये हंस क्यों रहा है? टॉकिंग अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स। मेरा सवाल ये है कि अगर आइस जो कि सॉलिड है उसकी अगर डेंसिटी ज्यादा है तो लिक्विड के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है? अगर आइस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है? देखो, 9th क्लास में आपको यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। 9th क्लास में आपको यही पढ़ाया जाता है कि जब आइस बन रहा होता है तो उसके अंदर वैक्यूम रह जाता है। ये सही नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रुथ, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ तो पार्टिकल्स जो है पास आ जाती है और तभी जाकर वो आइस बन रहा है। When from liquid I am reducing the temperature, it is getting freezed. At that time the particles are coming close to each other. ठीक है, and anyhow it is becoming a solid ना, so solid should have more density. ठीक है ना, solid की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लिक्विड की कम होनी चाहिए। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। ओनली इन द केस ऑफ वाटर इट इज नॉट सो। बाय फोर्स इज नॉट द रीजन, बाय फोर्स इज नॉट द रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं anomalous property of water. वाटर एक बहुत ही अनोखी चीज है। वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब ये 4 डिग्री का होगा तो इसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, जब ये 4 डिग्री पे होगा। और 4 डिग्री पे जो है ये लिक्विड रहेगा ना, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 एंड उसके नीचे होता है। समझ आ रही बात? सो इसकी डेंसिटी जो है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज लिक्विड। ठीक है, सो इसका मतलब
0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा तो डेंसिटी होगी नहीं ना किसी भी पॉइंट पे। तो 0 डिग्री पे जो है डेंसिटी इज लो। समझ आ रही बात? अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है तो एनीथिंग विच इज नॉट 4 डिग्री विल हैव लो, राइट? तो इसीलिए तो बोला इसको एनोमलस, ये अजीब सा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है। अब इसके वजह से ये जो है ना, ये एनवायरनमेंट में बहुत ही मतलब दिस इज लाइक अ बून फॉर द एनवायरनमेंट। व्हाई? इन प्लेसेस लाइक अंटार्कटिका और एनी काइंड ऑफ पोलर रीजन्स व्हाट हैपेंस इज वहां पे पूरा आइस जम जाता है। सो व्हाट अबाउट द एक्वेटिक लाइफ विच इज स्टेइंग इन द वाटर ओवर देयर? वहां पे जो समुंदर है वहां पे एक्वेटिक लाइफ का क्या? सो होता क्या है ना कि ये जो बर्फ है, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो है इसलिए हमेशा ऊपर ही जमती है, पानी के हमेशा ऊपर के परत पे ही जमती है। तो इससे क्या होता है कि नीचे का जो पानी है, ठीक है, द वाटर बिलो इज गेटिंग प्रोटेक्शन। हाउ? ये जो आइस होता है दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आइस जो है इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका डेंसिटी कम होने के कारण ये सिर्फ ऊपर के परत पे बना, इसने नीचे ना तो हीट आने दिया ना तो कोल्ड आने दिया। इसलिए नीचे का जो पानी है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे रह जाएगा हाईएस्ट डेंसिटी पे, और ये 4 डिग्री पे हमेशा ही लिक्विड बना रहेगा। इसके कारण एक्वेटिक लाइफ को कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक्वेटिक लाइफ अपनी आराम से जिंदगी जी सकता है। ऊपर जो है ये बर्फ ने इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती तो बर्फ नीचे होता और ऊपर जो है पूरा और फ्रीज हो जाता, हीट कोल्ड सब कुछ आता उस पर। ठीक है, सो इट इज लाइक अ बून टू द एनवायरमेंट। ठीक है, तो भगवान कुछ बनाते हैं तो एकदम मतलब सोच समझ के बनाते हैं। सो पानी को भी बनाया एकदम अनोखा, एनॉर्मलेस प्रॉपर्टी। सो हैवी वाटर का मतलब समझते हो? हैवी वाटर होता है इसमें, हाँ, D2O, ये ड्यूटियम है, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप। ठीक है, इट इज नॉट नॉर्मल वाटर। ठीक है, इट इज यूज्ड इन रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। यूरेनियम का वो जो होता है ना, यूरेनियम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते वक्त उसमें हैवी वाटर यूज करते हैं एज मॉडरेटर्स। ठीक है, इट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट वाला, नहीं नहीं, ये इसमें यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है एज मॉडरेटर। ठीक है, इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर। या तो D2O यूज होता है या तो ग्रेफाइट रॉड यूज होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं एज मॉडरेटर। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन, ये मॉडरेटर है ना, इट मॉडरेट्स द स्पीड फ्रॉम वेरी हाई टू मॉडरेट। समझा कुछ नहीं होगा जो इस बैकग्राउंड से नहीं हो। ठीक है, जिसको हल्का फुल्का न्यूक्लियर रिएक्टर का आइडिया है उसको समझा होगा। खैर अभी वो अपना टॉपिक नहीं है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू दैट। आई एम जस्ट टेलिंग कि इसका जो यूज है D2O का वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एनीवेज, कमिंग बैक टू टॉपिक, एनॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर समझ में आया? इसमें क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी हाईएस्ट होती है वाटर की। एनीथिंग अदर देन 4 डिग्री सेल्सियस विल हैव लोअर डेंसिटी। तो 0 डिग्री पे डेंसिटी लो होती है, एज 4 डिग्री पे है डेंसिटी हाई है, 0 पे लो है। इसके वजह से आइस जो है फ्लोट करता है पानी पे। समझ आई बात? ओके ओके। ये मान लो आपके बाथरूम का टाइल्स है। ठीक है, कभी अगर आप, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, इसीलिए तो एनॉर्मलेस है। एनॉर्मलेस का मतलब ही है कि इट इज अनोखा। ठीक है, ओके। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये मान लो आपके बाथरूम का फर्श है। आपने इस पे जो है एक मग पानी गिरा दिया, फर्श पे एकदम सूखा हुआ था, फर्श पे पानी गिरा दिया। तो यू मस्ट हैव सीन कि ये पानी इक्वली पूरा ऐसा गीला नहीं करता इसको। ये करता क्या है कि पानी गिरने के बाद, आपने देखा होगा पानी गिरने के बाद ये ऐसे ग्रुप बना देता है।
ऐसे एक साथ गिरेगा, फिर एक एक डायरेक्शन में ऐसे चिपक जाते हैं, बाकी का पूरा एरिया एकदम सूखा रहता है। हैव यू सीन दिस? सो इट इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू एवरीडे सर, वेरी गुड, सरफेस टेंशन, वेरी गुड। दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है ना, इट इज नथिंग बट कोहेसिव फोर्स। सिमिलर टाइप के सब्सटेंस है ना पानी के सारे मॉलिक्यूल सेम है, सो दे आर हैविंग मोर कोहेसिव फोर्स विद इन ईच अदर, जिसके वजह से ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, पानी पानी के मॉलिक्यूल से ही चिपकना चाहता है। ठीक है, और इस फिनोमिना को सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, अब सरफेस टेंशन को ढंग से समझो। मान लो मैंने जो है एक बीकर में पानी लिया है। एक और बार बताओ, मैं ये कह रहा था कि फर्श पे जैसे ही आप एक मग पानी डाल देते हो, सो आप देखना, कभी करके देखना आप, सारा जो पानी है वो ऐसा नहीं है कि पूरा गीला कर देगा। वो क्या है कि पानी नीचे गिरते ही वो एक साइड में या दूसरे साइड में जाके ऐसे दो तीन पडल्स बनाएगा, बाकी का पूरा जो फर्श है आपका वो सूखा रहेगा। सो इट इज मेकिंग सम ग्रुप ऑफ वाटर बन जाता है। कुछ पानी एक तरफ हो जाता है, कुछ पानी दूसरे तरफ, है ना। सो दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इन अ बीकर, सरफेस टेंशन इन अ बीकर क्या होता है? यस, जो रोज नहाते हैं दे कैन इमेजिन बेटर। अच्छा, ओके ओके। सो इफ आई एम टेकिंग अ बीकर, इन दिस बीकर, देखो यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन अच्छे से समझ आएगा। इस पे क्या होता है कि इधर जो सबसे ऊपर का जो लेयर है ना, दिस इज कॉल्ड एज द सरफेस लेयर। सरफेस लेयर, मान लो कि ह्यूमन चेन जैसे बनाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है, ये एक दूसरे का हाथ छोड़ते ही नहीं है। इट इज काइंड ऑफ, यू कैन से कि इट फॉर्म्स अ इनविजिबल शील्ड काइंड ऑफ थिंग ऑन द सरफेस। तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से ये होता है कि अगर मैं आयरन की बात करूं, इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? विल इट हैव अ डेंसिटी हायर और लोअर? ज्यादा होगी। तो इफ द डेंसिटी इज मोर, इफ आई पुट इट इन वाटर, इट शुड सिंक और फ्लोट। इट शुड सिंक। इफ आई टेक अ आयरन नीडल, अगर मैं एक नीडल लेता हूं, सुई लेता हूं, और इसको इसको मैं बहुत ही हल्के हाथ से ऊपर इसके प्लेस करता हूं, सुई लिया तो पानी के सरफेस पे प्लेस किया, ठीक है ना। सुई डूबती नहीं है, फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो है, इन लोगों ने ऐसा ह्यूमन ऐसे हाथ से चेन बना रखा है। सो इट इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म, जिसके ऊपर ये जो सुई है ये फ्लोट कर रहा है। सो इवन दो द डेंसिटी इज हाई, बट बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन, दिस नीडल डज नॉट फ्लोट। लेकिन ये इसको करने की कंडीशन है, नहीं, बायंसी इज नॉट द रीजन हियर। ठीक है, बायंसी रीजन नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि बायंसी रीजन कब होती? बायंसी रीजन तब होती, बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। बायंसी रीजन तब होती जैसे शिप होते हैं, शिप का कुछ पार्ट तो पानी के अंदर डूबता है ना ऐसे। ठीक है, तो ये जितना पार्ट डूबा है, इसके मतलब जितना पार्ट इसके सरफेस में डूबा हुआ है पानी के, इसने उतने अमाउंट का पानी डिस्प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे जो मैं नीडल की बात कर रहा हूँ, नीडल का कोई भी हिस्सा नहीं डूबा पानी में, ये पूरा का पूरा ऊपर है। ठीक है, ये पार्शियल फ्लोट भी नहीं करता, ये टोटल फ्लोट करता है ऊपर। नॉट इवन लाइक शिप्स। शिप्स में क्या होता है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है और कुछ हिस्सा ऊपर रहता है, देयर द बॉयंट फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऊपर है। सर नीडल गीला होगा फिर? देखो, ये एक्सपेरिमेंट ना हमसे नहीं होता, मैंने घर पे करके देखा, नहीं निग्लिजिबल अमाउंट भी नहीं, पूरा का पूरा ऊपर रहता है। मैंने घर पे करके देखा, डूब गया हर बार। बट यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ही हल्के हाथ से रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से रखना पड़ता है। अगर आपका फिंगर वगैरह कुछ भी टच हो गया ना,
वो सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, वो नीचे गिर जाता है। यू कैनॉट ब्रेक द सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन ब्रेक हुआ तो ये नीचे गिरेगा। अरे बात समझ में? तो सरफेस टेंशन ब्रेक नहीं होने दे। तो इसीलिए बहुत ही हल्के हाथ से ऐसे रखना पड़ता है कि मतलब उससे जो है ना, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि हाउ यू शुड कीप इट, बिकॉज मैंने ट्राई किया, वो हुआ नहीं, वो गिर गया बार बार। सरफेस टेंशन टूटेगा तो गिरेगा, अगर नहीं टूटा तो किया है, यूट्यूब पे लोगों ने करके दिखाया। यस, ठीक है। और ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आई हैव फाउंड दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द एमसीक्यूज कि अ नीडल फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू विच फिनोमिना। तो जैसे उसमें ऑप्शंस दे देंगे, बायोंट फोर्स, ठीक है ना, उसके बाद जो है सरफेस टेंशन, ठीक है ना, एनॉर्मलेस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ऐसे ऐसे। तो इसमें जो है सरफेस टेंशन इज द रीजन। समझ आ रही बात? ओके। अब देखो, यही रीजन है कि अपने को मुंह वगैरह जब धोते हैं ना, तो अपने को साबुन से धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पानी लोगे और मुंह पे ऐसे छिड़कोगे तो आपका पूरा मुंह गीला नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, पानी लम्स बनाएगा, कहीं कहीं पे टच करेगा, कहीं कहीं पे नहीं करेगा। तो हम लोग साबुन क्यों लगाते हैं? बिकॉज जो सोप होता है या जो डिटर्जेंट होता है वो सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है। ठीक है। इनफैक्ट यूट्यूब पे जो वीडियोस थे उसमें कैसे वही दिखाया कि बेसिकली क्या हुआ कि ये फ्लोट कर रहा था, जैसे ही उन लोगों ने इसके ऊपर सोप मिला दिया तो उसने सरफेस टेंशन को तोड़ दिया। सरफेस टेंशन तोड़ते ही ये नीचे जाकर डूब गया। मिशेल्स वाला नहीं, ठीक है, मिशेल से पहले वाला पार्ट है ये। ठीक है ना। देखो कपड़ा जो है, मैं क्लीनिंग एक्शन की बात कर रहा हूँ। मान लो ये जो है आपका टब है, इसके अंदर आपने कपड़ा डुबाया है। ये कपड़ा इक्वली गीला नहीं होता। आप इसको निकालोगे तो आपको लगेगा कि गीला हुआ है, ठीक है। अगर लेकिन इसमें सोप नहीं है पानी में, तो फिर ये जो कपड़ा है इक्वली गीला नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे गीला होगा, कहीं कहीं पे नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो लेट से यहाँ पे गंदगी लगी हुई थी और वो पार्ट तो गीला ही नहीं हुआ, ठीक है ना, तो क्या फायदा? तो दैट इज वाई वी पुट सोप इन दिस और डिटर्जेंट्स इन दिस। डिटर्जेंट क्या करता है? सबसे पहले ब्रेक कर देता है सारे सरफेस टेंशन को। पानी के मॉलिक्यूल्स अब पानी को छोड़ के डिटर्जेंट्स के साथ भी हाथ मिलाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म अ चेन विद द डिटर्जेंट्स ऑल्सो। दैट मीन्स इट ब्रोक द सरफेस टेंशन। अब ये कपड़ा इक्वली हर तरफ से गीला होगा, उसके बाद आपकी क्लीनिंग एक्शन स्टार्ट होगी। सो एज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सरफेस टेंशन, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट। उनको क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट। ठीक है, यही से नाम आया है सर्फ एक्सेल का। समझ आई बात? ओके। तो मेरे ख्याल से आज काफी सारा ज्ञान मिल गया। कल हम लोग और ज्ञान लेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।